हेलो मेरे दोस्तों। मैं आज आप लोग को एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या क्या आपका इंटाइटलमेंट है और आप जब गवर्नमेंट रेगुलर जॉब करते हैं, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा दूसरा और हायर और लोअर पोस्ट में जब चले जाते हैं, आपको किस प्रकार से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा और अपना राइट्स इंटाइटलमेंट है या प्रे प्रोटेक्शन है किस प्रकार से आपको मेंटेन करना होगा। तो उसके बारे में मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, क्योंकि मी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय द स्टेट अंडर द अरुणाचल प्रदेश देखा है कि बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपना राइट्स के बारे में क्लियरिटी नहीं होता है। तो मुझे लगा है कि आई बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ दिस स्टेट, मैं चाहता हूँ कि हम लोग का लोकल जो स्टेट एम्प्लॉय है अपना राइट्स और अपना इंटाइटलमेंट का ऊपर में भी जानकारी रहे। तो इसलिए मैं आज खासकर रिजिग्नेशन किस प्रकार से कैसे कैसे देना है जब आप हायर पोस्ट में आप चले जाते हैं थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के द्वारा, तो उस केस में आपको किस किस वे से प्रोसीड्यूर से जाना पड़ेगा और आपको क्या क्या राइट्स मिलेगा, उसके बारे में मैं आज आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। जो है मेरा टॉपिक रहेगा टेक्निकल रिजिग्नेशंस क्या होता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजिग्नेशन। एक है स्टैंडर्ड जो नॉर्मल रिजिग्नेशन होता है, तो जिसमें आपका इतना राइट्स नहीं होता है, सो सर्विस कंटिन्यूशन नहीं रहता है। बट व्हेन यू रिजाइन एज ए टेक्निकल रिजिग्नेशन जब होते हैं, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड आपका जो राइट्स है, जो पे प्रोटेक्शन है, बेसिक लीव वगैरह है, वो आपको कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आप जब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस जो पेंशंस का जो डिपार्टमेंट है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसको शॉर्ट में DOPT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सारा उन लोग का वो वेबसाइट में ये हम लोग का गवर्नमेंट का जो एंटाइटल राइट्स का ऊपर में वो लोग जो है ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा बहुत सारा हम लोग को नोटिस जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। तो अगर इनका बारे में आपको डिटेल आपको पढ़ना है, यू हैव टू गो टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वेबसाइट में जाके उस डॉक्यूमेंट्स को, ऑफिस मेमोरेंडम को आप डाउनलोड करना है। और उसमें उन लोग क्लियरली एक नोटिफिकेशन दिया है कि ऑफिस मेमोरेंडम दिया है कि 24 नवंबर 2022 में उस सर्कुलर में, उस मेमोरेंडम में क्लियरली टेक्निकल रिजिग्नेशंस के बारे में क्लियरली बता दिया गया है। तो मैं व्हाट इज टेक्निकल रिजिग्नेशंस किसे कहते हैं? As per the Ministry of Finance OM number 3379 E3B65 और जून 1965 का है ये। ओके, तो उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लियरली बताया है कि आई विल रीड द सेंटेंस, द रिजिग्नेशन इज ट्रीटेड एज ए टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, ओके, वेयर a government servant has applied through proper channel for a post in the same or some other department. That means ये क्लियरली उस ऑफिस मेमोरेंडम में क्लियरली बता दिया गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अपना सेम डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो उसके इंटरव्यू के द्वारा उनको सिलेक्शन हो गया है, तो वो केस में उसने गवर्नमेंट से, अपना पेरेंट डिपार्टमेंट से NOC जो प्रॉपर चैनल से जो लिया गया है, उसको ही टेक्निकल रिजिग्नेशंस माना जाता है। एंड दिस इज वन काइंड ऑफ द टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होता है। क्लियर? सो इसमें मैंने बता दिया कि जब आप कुछ भी इंटरव्यू को देने के लिए आप जो है NOC ऑब्टेन करते हैं, या किसी पोस्ट में आप जाने के लिए NOC डिपार्टमेंट से लेता है और उसके बाद आप रिजाइन करते हैं उस पोस्ट को, तो उस रिजिग्नेशन को ही कहते हैं टेक्निकल रिजिग्नेशंस। क्लियर? तो यदि आप इस प्रकार से टेक्निकल रिजिग्नेशंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ बता रहा है कि and on selection is required to resign the previous post, आपको करना पड़ेगा और उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। सर्विस का जो जितना बेनिफिट्स है इट इज एडमिसिबल। ये कहता है कि ऑफिस में बेनिफिट्स ऑफ द फर्स्ट सर्विस शेल बी एडमिसिबल। जो आपने प्रीवियस पोस्ट में जो रखे, जो आपका पूरा बेनिफिट्स था, एंड उसका बेनिफिट नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आप जाने से उसका बेनिफिट जो है पूरा मिलेगा। तो मैं इसको जो है और एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज जो है पहले आप डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में काम करते थे एज ए TGT,
से मान के चलो टीजीटी के रूप में आप काम करते थे। तो उसके बाद आपने जो है हायर एजुकेशन में आप जो है इंटरव्यू दिया और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपको सिलेक्शन हो गया, राइट। तो इस इंटरव्यू को आप इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए इस इंटरव्यू को आपने दिया, लेकिन ये इंटरव्यू देने के लिए आपने डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आपने एनओसी ले लिया, क्लियर। और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस डिपार्टमेंट में एग्जाम देने के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे दिया। तो वो केस में क्या बोलता है कि आपका पूरा यहाँ में यदि आप जो है एज ए टीजीटी 12 इयर्स काम किया, यहाँ पे आपका जितना बेनिफिट जो है ये यहाँ पे कैरी करेगा, क्लियर। सो दैट मीन्स इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, वो एडमिसेबल, दैट इज कॉल्ड सर्विस शेल बी एडमिसेबल। तो उस केस में आपको जो है एडमिसेबल होगा, जो जितना बेनिफिट्स है प्रीवियस 12 इयर्स का जितना बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मिल जाएगा न्यू पोस्ट में। ओके, अब हम देखते हैं क्या केस में जो है नो टेक्निकल रेजिग्नेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, क्लियर। अभी हम देखते हैं कैसा होने से टेक्निकल रेजिग्नेशन का जो बेनिफिट्स है आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे बोलता है कि वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, हैज नॉट अप्लाइड विदाउट एनी एनओसी लिया थ्रू प्रॉपर चैनल के द्वारा उसने मतलब अप्लाई नहीं किया, और इन द पोस्ट सेम पोस्ट में भी हो सकता है, टीजीटी से टीजीटी सेम डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, या उसे हायर भी हो सकता है, लोअर डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन आपने प्रॉपर चैनल से नहीं किया है। सो व्हाट डज इट मीन, प्रॉपर चैनल से नहीं किया, दैट मीन्स यू हैव नॉट ऑब्टेन एनी एनओसी टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, क्लियर। तो उस केस में ये टेक्निकल रेजिग्नेशंस का बेनिफिट आपको यहाँ बता रहा है कि जो पास बेनिफिट था वो आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। जैसे कि मैंने बताया टीजीटी में आप काम करते थे और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको चला गया, यहाँ पे 12 इयर्स सर्विस दिया और आपने एनओसी नहीं लिया, तो उस केस में यहाँ का बेनिफिट जो है इधर में नहीं होगा, राइट। यदि आप एनओसी लेता, प्रॉपर चैनल से जाता, यहाँ का जो जितना सर्विस है यहाँ पे आप बेनिफिट मिलेगा। सो इन दिस केस व्हेन योर रेजिग्नेशन इज नॉट ट्रीटेड एज टेक्निकल रेजिग्नेशंस, तो उस केस में आपका बेनिफिट जो है इज नॉट एडमिसेबल, क्लियर। यहाँ पे और मैं और इसको और डीपर दूसरा वे में फिर से और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखता है द बेनिफिट इज ऑल्सो एडमिसेबल, बेनिफिट इज ऑल्सो, आपको बेनिफिट मिलेगा एज ए गवर्नमेंट सर्वर, देयर आर सम कंडीशंस, आपको बेनिफिट मिलेगा, देयर आर सम कंडीशंस, जैसे कि यहाँ क्या लिखता है, हु हैव अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विस, दैट मीन्स इसमें ध्यान दीजिए, अप्लाइड ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विस, दैट मीन्स आपने पहले गवर्नमेंट नौकरी में नहीं जाने से पहले, जैसे कि मान के चलो 2 3 4 5 1 2 3 जैसे जगह में आपने मतलब नौकरी में नहीं जाने से पहले 2 3 4 जगह में आपने एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भराया है, राइट, जैसे आपने फॉर्म भराया है, ये बोल रहा है कि उस केस में क्या बोल रहा है कि हु हैव अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विस एंड ऑन दैट अकाउंट एप्लीकेशन वाज नॉट रूटेड। तो उस केस में क्योंकि आप जॉब में नहीं जाने से पहले आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया, उस केस में तो प्रॉपर चैनल तो नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि यू आर नॉट इन द जॉब, आप जॉब पे था नहीं है। वंस आप जॉब मिलने के बाद आपको सम कंडीशंस दिया गया है ताकि आप जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए, सो आपको मैं उस कंडीशंस को बेनिफिट्स क्या क्या होगा, फर्स्ट सर्विस इज अलाउड अंडर सम कंडीशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, ये कंडीशंस में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। टू मेक इट द सिंपल, आपने कहीं नौकरी में नहीं जाने से पहले तो आपको तो एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वंस आप जो है कहीं नौकरी में चला गया, उस प्रोसेस में आप 1-2 जगह में एप्लीकेशन डाल के रखा है, ऐसा सिचुएशंस में जो है आपको कुछ चीजें करना पड़ेगा, तब जाके आपका टेक्निकल रेजिग्नेशंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें जो है देयर इज 3 कंडीशंस,
वो 3 कंडीशंस में आपको आना पड़ेगा, तब जाके आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे कि द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इंटीमेट, आप इंटीमेशन देना एट द ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विस। आप जो है जिस जगह पे आपने, जैसे कि मैंने दिखाया था कि आपने यहाँ भी यहाँ भी आपने अप्लाई किया, उस जिस जिस जगह में आपने फॉर्म भराया है, मतलब अप्लाई किया है जॉब के लिए, उस जगह को पहले आप जो है उस प्रेजेंट डिपार्टमेंट को आप इंटीमेशन देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप नहीं दिया, छुपा के आप कहीं जगह में दूसरा और पोस्ट में चला गया, उस केस में टेक्निकल रिजिग्नेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो उसको मिलने के लिए सबसे पहले आप जो है जहां जहां पे इंटरव्यू फिलअप किया है, हम डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, उस डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी फॉर्म भरा के रखा है। अगर इफ आई गेट सेलेक्टेड, मैं जो है अभी का प्रेजेंट डिपार्टमेंट को छोड़ के उस डिपार्टमेंट में जा सकता है करके आपको इंटीमेशंस देना पड़ेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज द इंटीमेशंस। क्लियर? सेकेंड कंडीशन में क्या बोलता है? द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ रिजाइनिंग शुड स्पेसिफिकली मेक ए रिक्वेस्ट। नंबर 1 इज इंटीमेशन, नंबर 2 इज रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? टू मेक ए रिक्वेस्ट की इंडिकेटिंग दैट ही इज रिजाइनिंग टू टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट। आप जो है दूसरा डिपार्टमेंट में आप जाने से पहले आप उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैं उस डिपार्टमेंट से मैं रिजिग्नेशन देने जा रहा हूं करके। क्लियर? द फर्स्ट इज द इंटीमेशन एंड यू कैन मेक द रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, जब रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो ये है, वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, दैट इज योर कॉम्पिटिंग अथॉरिटी ना, ये अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगा। राइट? द रिजिग्नेशन शुड बी सेटिस्फाइड। वो आपने जो रिजिग्नेशन दिया है वो उससे एक्सेप्ट करेगा और सेटिस्फाई करेगा आपका रिजिग्नेशन से आपने प्रॉपर वे से किया है कि नहीं। वो सब पूरा इंटीमेशन ये करने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया, या सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता है। That had been employed been in service on date of application for the post mentioned by the employee, his appointment would have been forwarded through proper channel से। यदि किया है तो, यदि आपने प्रॉपर चैनल से किया है तो वो आपका अथॉरिटी जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका डिपार्टमेंट आपका ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और क्योंकि आपने प्रॉपर चैनल से किया है तो वो एक्सेप्ट करेगा, तब जाके आपको ये कंडीशन फुलफिल होता है, देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ टेक्निकल रिजिग्नेशन मिलेगा। एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। सो इंटीमेसी फर्दर कि हु शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ये बेनिफिट का, पे प्रोटेक्शन का, या जो भी हो, लीव का या टीटीए का, ट्रांसफर टीए का जो भी है, उसको कौन कौन बेनिफिट नहीं होगा। सो नंबर 1 है जो बेनिफिट नहीं होगा कि उनको फायदा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज नॉट अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। आपने एनओसी नहीं लेके आपने नौकरी मिल गया तो वो केस में आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? और जो पोस्ट, जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो कॉन्ट्रैक्ट में है, वो एडॉक में है, एडॉक बेसिस में है, उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? नंबर 3 में कोई भी एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टेट गवर्नमेंट से, यहाँ से पीएसयू से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहता है, वो केस में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? एन एम्प्लॉय इन स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिस में जाना चाहता है, वो केस में भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहता है, अपॉइंटमेंट मिल गया, राइट, वो केस में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ हु विल गेट द बेनिफिट? जो कोई भी स्टेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट में जाता है, सेम डिपार्टमेंट में जाता है, सेम गवर्नमेंट में जाता है, तब जाके फायदा मिलेगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट में होने से भी वो सेंट्रल टू सेंट्रल, स्टेट टू स्टेट ऐसा में होना पड़ेगा, राइट। और आप जो है हो सकता है इसमें आप हायर पोस्ट से लोअर ग्रेड में भी, लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में भी जा सकता है, और हायर ग्रेड से आप लोअर ग्रेड में भी जा सकता है, बट उसका बेनिफिट मिलेगा ओनली व्हेन यू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीड्यूर, इंटीमेशन, रिक्वेस्ट एंड अप्लाइंग
थ्रू प्रॉपर चैनल। ये 3 स्टेप जब फुलफिल करेगा तब जाके आपका पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हम देखेंगे कि टेक्निकल रेजिग्नेशंस को डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है तो उसका क्या क्या फायदा रहेगा। तो फायदा नंबर 1 इज इट विल कैरी फॉरवर्ड द लीव बेनिफिट्स। जो आपने जो लीव बेनिफिट्स था, EL CL हो गया, बहुत सारा ये लीव होता है, वो जो है इफ द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड योर रेजिग्नेशन एज अ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, उस केस में आपका लीव जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे लिखता है इन टर्म्स ऑफ रूल 9(2) ऑफ द CCS लीव रूल्स 1972 का है। ओके, तो यहाँ बोलता है टेक्निकल रेजिग्नेशंस शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ लीव। दैट मीन्स आपका लीव जो है लैप्स नहीं होगा, सो इट विल कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि CCL चाइल्ड केयर लीव होता है, अर्न लीव होता है, CL होता है, वो सब जो है आपका क्या होगा, इट विल कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में था, यहाँ पे एज ए TGT में TGT, अभी जो है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन में आपको हायर एजुकेशन में जाना है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस केस में आपका लीव जो है, EL जो है, अर्न लीव जो है आपका 90 डेज था। तो अभी आप थ्रू प्रॉपर चैनल इंटीमेशन, रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्टेंस में थ्रू प्रॉपर चैनल से जाने से तो आपका रेजिग्नेशंस को टेक्निकल रेजिग्नेशंस करके एक्सेप्ट करेंगे तो ये अर्न लीव जो है आपने पुराना डिपार्टमेंट में जो मिला था ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इट विल कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट अंडर द provision of technical resignations if you apply through proper channel. Let's see इसके अंदर पे क्या क्या पूरा बेनिफिट्स है। मैंने ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दिया। आपको लीव का CCL, EL, कैजुअल लीव का जितना जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। और आपको क्या और भी क्या फायदा मिलेगा, बेनिफिट्स क्या मिलेगा, इट विल कैरी फॉरवर्ड द LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, एक आप लोग का एक राइट्स होता है, वो एक प्रोविजन होता है, ये भी आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो कैरी करेगा। तो इन द कमिंग डेज मैं LTC का ऊपर में भी एक और वीडियो बनाऊंगा सेपरेट से, एंड ताकि सबका जानकारी के लिए। तो ये हो गया, लीव मिलेगा, LTC मिलेगा, आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। व्हाट डज इट मीन पे प्रोटेक्शन, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि डिपार्टमेंट A में आपका जो है बेसिक था 60,400 में आपका सैलरी ड्रॉ कर रहा था। ओके, आपने डिपार्टमेंट बी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके आपको सिलेक्शन हो गया, और आपका यहाँ का से मान के चलो, ये लेवल में मान के चलता हूँ, दिस इज लेवल 7 का बेसिक है 60,400, राइट। और डिपार्टमेंट बी में आप चला गया तो उसका जो है एक्चुअल बेसिक जो है स्टार्टिंग सेल जो बोलता है, स्टार्टिंग सेल जो है स्टार्टिंग बेसिक और स्टार्टिंग सेल जो है 53,100, राइट। इसको ध्यान से समझिए। तो पे प्रोटेक्शन किसको बोलता है उसका भी हम डिटेल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डिपार्टमेंट ए में आप सैलरी 12 इयर्स ऑफ नौकरी करने के बाद आप प्रेजेंट में करेंट में 60,400 में आप सैलरी ड्रॉ कर रहा था एज ए बेसिक, राइट, एट लेवल 7 में। तो आपने क्या किया, अभी NOC लिया, गवर्नमेंट ने आपका NOC को एक्सेप्ट किया और आपको टेक्निकल रेजिग्नेशंस के रूप में आपको ऑर्डर भी दे दिया। तो उस केस में आपको जो है पे प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि यू हैव ऑब्टेन NOC एंड यू हैव अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल से किया है। तो उस केस में लेवल 7 से मैं मान के चलो दिस इज लेवल 9 में, राइट। लेवल 7 में पे मैट्रिक्स 6 पे कमीशन का, लेवल 7 पे कमीशन का लेवल 7 से लेवल 9 में आपको जाना है, इसमें जाना है। और आपको डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में जाना है एंड यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन NOC, राइट। आपका बेसिक था 40,000 60,400, तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग सेल है 53,100। जबकि आप देखिए आपका यहाँ में ऑलरेडी 60,400 सैलरी ड्रॉ कर रहा था, अभी आपको डिपार्टमेंट बी में जाना है, जबकि यहाँ का स्टार्टिंग है 53।
तो आप यहाँ से सीधा जाने से तो आपको लॉस हो रहा है, क्लियर, आपका सैलरी लॉस हो रहा है। जब आप जो है प्रॉपर चैनल से जब करेंगे, एनओसी करके टेक्निकल रिजिग्नेशन में होगा, तो आपका सैलरी जो है ये इसमें 60,000 से 60,400 का ऊपर में जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, स्टार्टिंग में आपका फिक्स नहीं होगा, लेकिन इनका सेल में 60,400 इस लेवल में, कौन सा लेवल में आता है उसको देख के आपको फिक्स कर देगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्टेनिंग थ्रू एनओसी करके होने से आपका ये फायदा मिलता है। अगर वो एनओसी नहीं होता, आपको एक्सेप्टेंस नहीं करता, तो आपका सैलरी जो है यहाँ से शुरू होना था। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। इसके बाद और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपका जीपीएफ जो अकाउंट है, जो है जीपीएफ का भी जो अकाउंट है आपका ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, उसको नया से आपको खोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन स्कीम, आपको जो पेंशन है वो भी आपको कंटिन्यू रहेगा, जो आपको मिलना है वो मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस जो होता है आपका अकाउंट, प्रान नंबर, वो सब वगैरह वगैरह भी वो एज इट इज ही रहेगा, उसको कोई नया से खोलना नहीं होता है, क्लियर। तो उसको जो है आप हायर लोअर से हायर पोस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट एनपीएस में भी आपको मिलेगा, नया से कोई खोलने के लिए नहीं है। ओनली योर रेट ऑफ डिडक्शन एवरी मंथ वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ना उसके बाद ये आ गया ट्रांसफर ऑफ सर्विस बुक। जब आपका टेक्निकल रिजिग्नेशन के रूप में आपको एक्सेप्ट किया गया है, क्या है कि आपको जो है सर्विस बुक फ्रॉम पेरेंट्स डिपार्टमेंट टू, पेरेंट्स डिपार्टमेंट से आपको कहा देगा, प्रेजेंट डिपार्टमेंट में आपको सर्विस बुक को ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर कर देगा, क्लियर। तो यहाँ में आपको एक समझना है कि दिस इज एडवांटेज की व्हेन योर रिजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड एज अ दिस वन टेक्निकल रिजिग्नेशंस, तो क्या होगा, आप जो है आपका वाला को सर्विस बुक को आपका पेरेंट्स डिपार्टमेंट से न्यू डिपार्टमेंट में बाय थ्रू प्रॉपर चैनल से ही उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा बेनिफिट है, आप सिंस यू आर ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉय, वो केस में आपको जो है दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशंस की जरूरत नहीं होता, इवन आप जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने से भी। लेकिन हाँ, उसमें एक बात है कि 1 साल का गैप हो गया पुराना पोस्ट और लेटेस्ट न्यू पोस्ट में ज्वाइनिंग से पहले 1 ईयर्स का लैप्स हो गया, तब जाके मेडिकल एग्जामिनेशंस जो जरूरी होता है। और उसके बाद यहाँ में भी सेम है, वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर, अगर वो कंटिन्यू सर्विस में है तो दिस इज नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ उसमें लैप्स हो गया 1 साल का, ऐसा होने से कैरेक्टर वेरिफिकेशन को भी जरूरी होता है। और ये हो गया कि दूसरा जो है लीन ऑन ए पोस्ट जो एक होता है, उसका प्रोबेशन पीरियड का जो बेनिफिट वगैरह होता है, उसको मैं बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। और सेकेंड लास्ट में ज्वाइनिंग टाइम पे ट्रेवलिंग अलाउंस जो है आपको पूरा टीटीए, ट्रांसफर टीए वगैरह आपको पूरा मिल जाएगा इसमें बेनिफिट जो है। और जब आप ज्वाइनिंग के लिए कुछ स्टेशन बी में जा रहे हैं तो उसको भी आपको ऑन ड्यूटी में ही आपको मान लिया जाएगा। यदि आपका टेक्निकल रिजिग्नेशन आपको एक्सेप्ट किया गया है तो आपके पेरेंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा किस प्रकार का वो ये ऑर्डर निकालना चाहिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हल्का। ये फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर होगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या जो भी हो, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, गवर्नमेंट ऑफ असम जो भी हो, जो डायरेक्टर है उसका लिखेगा, और ये नंबर, फाइल नंबर, उसके बाद ये डेट, कौन सा डेट में ये ऑर्डर लिख के वो ऐसा लिखेगा, ध्यान से देखिए, ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, टेक्निकल रिजिग्नेशन टेंडर बाय मिस्टर XYZ, यहाँ पे नाम, कौन सा डिजिग्नेशन है इसका डिजिग्नेशन होगा, और लिखेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इज हियर बाय एक्सेप्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, कौन सा तारीख से, राइट, वो डेट क्लियर होना चाहिए, कौन सा डेट से, राइट, वो मेंशन होना चाहिए, एक्सेप्टेड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके तो आपका बेनिफिट वो ऑर्डर बना देना पड़ेगा। एंड ट्रीटेड एज, इसको क्या बोलेगा, ट्रीटेड एज टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, वे वाला ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सिग्नेचर होगा, और ये मेमो नंबर होगा, एंड कॉपी टू, कौन सा कॉपी को देना है, जैसे कि ऑडिट एंड पेंशन को देगा, आप जिस पेरेंट्स डिपार्टमेंट को देगा, प्रेजेंट डिपार्टमेंट को देगा, और पर्सनल कॉपी होगा। उसके बाद जो है
दे यहाँ पे सिग्नेचर करके जब ये ऑर्डर बन जाता है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल रिजिग्नेशंस। एंड ये ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा आपका सर्विस बुक या जितना है वो जो है आपका इस बेनिफिट आप एक्सेस मतलब एविल नहीं कर सकता है। क्लियर? सो उससे पहले आपको उसके लिए इसको मिलने के लिए आप जो है टेक्निकल रिजिग्नेशंस एड्रेस टू योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिख के आप रिजाइन करना पड़ेगा। एंड ये ऑर्डर बनने के बाद ही आप जो है इस ऑर्डर को जो है प्रेजेंट पोस्ट में डिपार्टमेंट में आप सबमिट करेंगे, तब जाके आपका जितना एंटाइटलमेंट है आपका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आज जो है आप लोग को इतना मैं बताना चाहता हूँ, और भी सारा बहुत चीज़ है तो उसको आने वाला सेशन में मैं बताऊंगा। थैंक यू।